वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम अर्नेस्ट हेमिंगवे के जिस नॉवेला को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है द ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी बेसिकली एक नॉवेला है। नॉवेला ऐसे राइटिंग को कहते हैं जो कि लेंथ के लिहाज से नॉवेल से छोटा और शॉर्ट स्टोरी से ज़रा बड़ा हो। ये नॉवेला 1951 में लिखा गया और 1952 में पब्लिश हुआ। इस नॉवेला ने 1953 में पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन हासिल किया और 1954 में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर हासिल किया। अब हम आते हैं इस नॉवेला की डिटेल्ड क्रिटिकल समरी की जानिब। ये नॉवेला सेंटियागो की लाइफ से स्टार्ट होता है जो कि इस नॉवेला का सेंट्रल कैरेक्टर है। वो एक बूढ़ा शख्स है जो कि विडोर है, यानी उसकी वाइफ की डेथ हो गई है और वो अपनी झोंपड़ी में रहता है जिसे शैक कहा जाता है। वो तन्हा है, ना उसकी कोई औलाद है, वो तन्हा ही उस शैक में ज़िंदगी बसर कर रहा है। उसकी गर्दन की बैक साइड पर बहुत गहरी झुर्रियाँ यानी रिंकल्स नुमायाँ हो रही हैं और उसके चेहरे पर स्किन कैंसर की वजह से ब्राउन कलर के धब्बे पड़े हैं, क्योंकि वो समुंदर में जब सफ़र करता है तो सूरज की रोशनी समुंदर में रिफ्लेक्ट होकर उसके चेहरे पर जब पड़ती है तो उसके रुखसारों पर, उसके चीक्स पर स्किन कैंसर की वजह से ब्राउन कलर के ब्लॉचेस नमूदार हो गए हैं। और जब वो रस्सी की मदद से बहुत बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ने की कोशिश करता है तो रस्सी फिर जाने की वजह से उसके हाथ काफ़ी ज़ख्मी हैं। उसके जितने भी ज़ख्म हैं उनमें से कोई भी ज़ख्म ताज़ा नहीं है, बल्कि बहुत अरसा पहले के ज़ख्म हैं जो कि उसके हाथों पर नमूदार हो गए हैं। उसके चेहरे के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब से बुढ़ापा ही अयां होता है, सिवाय उसकी आँखों के, क्योंकि उसकी आँखें जो थीं वो बिल्कुल समुंदर की मानिंद थीं। उनकी रंगत भी समुंदर जैसी थी और वो अनडिफीटेड यानी ऐसी दिखाई देती थी कि उन्हें कभी भी शिकस्त नहीं हो सकती। वो अपनी कश्ती में तन्हा ही मछलियाँ पकड़ने जाता है। उसकी कश्ती को स्किफ कहते हैं और वो मछलियाँ पकड़ने के लिए गल्फ स्ट्रीम तक चला जाता है और वो 84 डेज़ तक बिल्कुल खाली हाथ आता है। 84 डेज़ तक उसे कोई मछली नहीं मिलती। उसकी जो स्किफ है यानी जो उसकी कश्ती है, उसके बादबान यानी जो उसके सेल्स हैं उस पर आटे की बोरियों के साथ पैचेस लगाए हुए हैं, क्योंकि वो फटे पुराने हैं और वो बिल्कुल एक ऐसे झंडे की मानी दिखाई देती है जो कि परमानेंट डिफीट यानी दायमी शिकस्त का झंडा हो। यानी उसकी कश्ती के बादबान एक दायमी शिकस्त के झंडे की मानी दिखाई देते हैं। दूसरे मछेरे बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ के आते हैं जिन्हें वो हवाना की मार्केट में फ़रोख्त करते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। जैसे ही सेंटियागो यानी बूढ़ा उनके पास आता है तो वो इसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बूढ़ा इस बात का कोई नोटिस नहीं लेता। उसके बाद अगर हम इसकी शैक की बात करें यानी इसकी झोंपड़ी की बात करें तो वो रॉयल पाम की लकड़ी और पत्तों से बनी है जिसे गानो कहा जाता है। और इसकी शैक के अंदर एक बेड है, एक टेबल है और एक कुर्सी है और थोड़ा सा कच्चा फर्श खाना पकाने के लिए मुख्तस कर दिया गया है। इसकी शैक की दीवारें भी उन्हीं पत्तों के साथ ही बनी हैं जिस पर सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस और वर्जिन कोबर की तस्वीर आवेज़ा हैं। एक वक्त था कि इसकी शैक की दीवार पर इसने अपनी बीवी की भी तस्वीर आवेज़ा की थी, लेकिन ये तस्वीर उसे हमेशा उदास कर दिया करती थी, इसलिए उसने उस तस्वीर को उतार दिया, क्योंकि उसे देखकर उसे उदासी और तन्हाई महसूस होती थी। और उसने अब वो तस्वीर उतार कर शेल्फ पर अपनी साफ़ सुथरी शर्ट के नीचे छुपा दी थी। 84 दिनों तक वो तन्हा ही मछलियाँ पकड़ने जाता रहा, लेकिन उसे कोई भी मछली ना मिली। इसलिए वो 85 को एक लकी नंबर कंसीडर करता है और वो कहता है कि अगर उसने लॉटरी भी ली तो वो 85 नंबर की लॉटरी ही लेगा। लॉटरी की कीमत $2.5 है यानी $2.5 है, लेकिन वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट की वजह से ये रकम किसी से उधार नहीं मांगता, क्योंकि उसकी अपनी पॉकेट में ये रकम भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा वो बेसबॉल की ख़बरें बड़े शौक़ से पढ़ता है और डिमैजियो को वो बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करता है, क्योंकि बेसबॉल का चैम्पियन था और उसका फ़ादर भी एक फ़िशरमैन था, लेकिन उसे बोन्स पर की प्रॉब्लम थी। इसके बावजूद वो बेसबॉल बहुत अच्छी खेलता था। जब उसे कहा जाता है कि वो लॉटरी टिकट ख़रीदने के लिए किसी से उधार रकम ले ले
तो वो कहता है फ़र्स्ट यू बोरो देन यू बेग, यानी पहले तो आप उधार मांगते हैं, उसके बाद आप भीख मांगना शुरू कर देते हैं। यानी वो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की वजह से किसी से रकम नहीं मांगता। इसके अलावा वो बहुत ही पुरुम्मीद इंसान है। वो कहता है एवरी डे इज़ अ न्यू डे, यानी हर दिन एक नया दिन होता है। अल्लाह के वो 84 दिन तक बिल्कुल खाली हाथ आता रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो फिर भी 85वें दिन जाने के लिए पुरुम्मीद है। वो अगरचे एक गरीब शख्स है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी स्किफ़ की जो हालत है और उसकी जो शैक की हालत है, इन दोनों से पता चलता है कि वो बहुत गरीब है और उसके अपने कपड़े भी फटे पुराने हैं। ना तो उसके पास दूसरे अमीर मछेरों की तरह एक इंजन बोट है और ना ही उसके पास बेसबॉल की खबरें सुनने के लिए कोई रेडियो है। और मछलियाँ पकड़ने के लिए भी वो रस्सियों का इस्तेमाल करता है, उसके पास कोई बाकायदा नेट नहीं है। और सोने से पहले वो अपने ट्राउज़र को उतार कर एक पिलो के तौर पर इस्तेमाल करता है और उसके पास ब्लैंकेट भी बहुत ही फटा पुराना है। ये तमाम चीज़ें उसकी पॉवर्टी यानी उसकी गुर्बत को शो करती हैं। जब सेंटियागो मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता था तो पहले 40 दिन तक एक लड़का भी उसके साथ जाया करता था। उस लड़के का नाम मैनोलिन था। लेकिन जब उसके पेरेंट्स ने देखा कि उसने कोई भी मछली नहीं पकड़ी तो उन्होंने उस लड़के को एक दूसरी कश्ती पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन वो लड़का 5 साल की उम्र में सेंटियागो से मिला था और सेंटियागो उसका टीचर था। उसने इसे मछलियाँ पकड़ने का हुनर सिखाया था, इसलिए वो इसकी बहुत इज़्ज़त भी करता था और इससे बहुत प्यार भी करता था और वो इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन फ़िशरमैन कंसीडर करता था। एक मर्तबा जब ये मछलियाँ पकड़ने जा रहे थे तो एक बहुत बड़ी मछली ने इनकी कश्ती पर हमला कर दिया और वो लड़का बिल्कुल डूबने ही वाला था। तो सेंटियागो ने उस लड़के यानी मैनोलिन की जान भी बचाई थी। अगरचे लड़के के पेरेंट्स उसे किसी दूसरी कश्ती पर शिफ्ट कर चुके थे और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जो सेंटियागो है ये बिल्कुल अनलकी पर्सन है, एक स्लाव है। स्लाव का मतलब है मुकम्मल तौर पर बदकिस्मत शख्स। दूसरी कश्ती पर शिफ्ट होने के बाद मैनोलिन पहले ही हफ्ते 3 बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ लाया, जिस वजह से उसके पेरेंट्स उसे दोबारा सेंटियागो के साथ भेजने के लिए रजामंद नहीं थे। लेकिन ये बात मैनोलिन को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती थी। वो हर रोज़ सेंटियागो के पास आया करता, उसकी खाली कश्ती को देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाया करता और वो उसका सामान उठाने में उसकी मदद किया करता था, उसकी रस्सियों को लपेटता और उसका जो सेल यानी उसका जो बादबान था उसकी कश्ती का, उसे उसके हारपून यानी मस्तूल के इर्द गिर्द लपेटने में भी उसकी मदद किया करता था और वो उसे खाना भी सर्व किया करता था। जब कभी मैनोलिन सेंटियागो के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार करता कि वो दोबारा उसकी कश्ती में जाना चाहता है तो सेंटियागो इसके जवाब में कहता कि नहीं, तुम एक खुशकिस्मत कश्ती के साथ हो, तुम वही रहो और तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम अपने पेरेंट्स के बेटे हो, इसलिए तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम अपने पेरेंट्स की बात को मानो। इस पर मैनोलिन उसे याद करवाता है कि एक मर्तबा हमने मुसलसल 87 दिन तक यानी 87 डेज़ तक कोई भी मछली नहीं पकड़ी थी, लेकिन फिर उसके बाद हमने 3 हफ्तों तक मुसलसल बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ी थी। लड़का उसके लिए बियर, ब्लैक बीन्स, राइस, फ्राइड बनानास, स्ट्यू और कॉफ़ी लेके आता है, क्योंकि उसे पता है कि सेंटियागो के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो उसे चारा लगाने के लिए भी 4 सार्डीन्स की ऑफ़र करता है, लेकिन सेंटियागो कहता है कि नहीं, उसके लिए 2 सार्डीन्स काफ़ी हैं। मैनोलिन उसे ये भी कहता है कि वो मछलियाँ पकड़ने के लिए नेट इस्तेमाल करे, लेकिन वो जानता है कि उसके पास नेट नहीं है। उसके बाद सेंटियागो कहता है कि 85 एक लकी नंबर है, अगर मैं लॉटरी भी ख़रीदूँगा तो 85 नंबर की लॉटरी ही ख़रीदूँगा। इस पर मैनोलिन कहता है कि वो $2.5 उधार ले ले ताकि वो इस लॉटरी टिकट को ख़रीद सके, लेकिन सेल्फ़ रिस्पेक्ट की वजह से सेंटियागो कहता है कि नहीं, पहले आप किसी से उधार लेते हैं, उसके बाद आपको भीख मांगने की आदत पड़ जाती है। मार्टिन जो कि टेरेस का ओनर है, वो मैनोलिन के हाथ सेंटियागो के लिए अक्सर खाना भेजता है, जिस पर सेंटियागो उसका शुक्रिया अदा करता है। और मैनोलिन अक्सर सेंटियागो को ये भी कहता है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें खाने के मतलब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सेंटियागो और मैनोलिन टेरेस पर बैठकर डिमैजियो और बेसबॉल की बातें भी करते हैं। इसके अलावा सेंटियागो उसे अफ्रीकन बीचेस के बारे में भी बताता है, जहां वो अपनी जवानी में गया था और वहां पर उसने शेर देखे थे और उन्हीं शेरों को और अफ्रीका के बीचेस को वो अब अपने ख्वाबों में देखता है।
उसके बाद मेनोलिन सेंटियागो को उसकी शैक तक छोड़ने आता है और सेंटियागो सो जाता है और ख्वाब में अफ्रीका के बीचेस और शेर देखता है। अगले दिन अभी अंधेरा ही होता है कि सेंटियागो की आंख खुल जाती है और वो मेनोलिन के घर जाता है, जिसका दरवाज़ा पहले से ही खुला होता है, और वो मेनोलिन को जगाता है और उसे अपने साथ ले आता है। मेनोलिन उसकी कश्ती सेट करने में उसकी मदद करता है, उसकी तमाम रस्सियों के साथ चारे लगाता है ताकि उसको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेनोलिन सेंटियागो के लिए नए कपड़े, जैकेट, शूज़, ब्लैंकेट और टॉवल वगैरह ख़रीदना चाहता है, लेकिन उसके अपने पास भी इतनी रकम नहीं है कि वो सेंटियागो की इस हद तक मदद कर सके। इस नोवेला में मेनोलिन जो है ये ओल्ड मैन की लॉस्ट यूथ यानी उसकी गई हुई, उसकी बीती हुई जवानी का सिंबल है और इसके साथ साथ उसके लिए करेज का भी सिंबल है। मेनोलिन सेंटियागो के साथ समुंदर तक आता है और जब सेंटियागो रवाना होता है तो मेनोलिन भी वापस चला जाता है। सेंटियागो अपने सफ़र का आगाज़ सूरज तलू होने से पहले ही अंधेरे में कर देता है। अपने सफ़र के दौरान सबसे पहले सेंटियागो एक ऐसी जगह पहुंचता है जिसे तमाम मछेरे ग्रेट वेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर समुंदर के बहाव की वजह से हर किस्म की मछलियाँ जमा होती हैं और यहाँ समुंदर अचानक 700 फैदम तक गहरा हो जाता है। सेंटियागो समुंदर को ला मार डिक्लेयर करता है। ला मार का लफ्ज़ एक ख़ातून के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कुछ मछेरे समुंदर को एल मार डिक्लेयर करते हैं। एल मार मेल यानी मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेंटियागो समुंदर को इसलिए औरत डिक्लेयर करता है क्योंकि समुंदर जो है ये औरत की तरह ही अगर किसी से मोहब्बत करे तो इसे बहुत कुछ नवाज देता है, लेकिन औरत की मानिंद ही अगर किसी से नफ़रत करे तो उसका बहुत कुछ बिगाड़ देता है। इसके अलावा इस सफ़र के दौरान हमें सेंटियागो के और हेमिंगवे के सी लाइफ एक्सपीरियंस का भी पता चलता है कि उन्हें किस तरह से समुंदर के बारे में बहुत कुछ मालूम था, जैसा कि फ़िश के जो सीज़न्स हैं कि किस मौसम में मछलियाँ आती हैं, इसका सेंटियागो को बहुत अच्छी तरह से पता है। और समुंदर के अंदर जिन जगहों पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं उनके बारे में भी सेंटियागो बखूबी वाकिफ़ है। और समुंदर में जहाँ भी समुद्री परिंदे गोताज़न हों वहाँ सेंटियागो को पता चल जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ होंगी। इसके अलावा मछलियों का जो मीटिंग सीज़न है यानी उनके बच्चे पैदा करने का जो मौसम है उसका भी सेंटियागो को इल्म है। और वो समुंदर के जो पौधे हैं, समुद्री पौधे यानी सी प्लांट्स का भी सेंटियागो को काफ़ी इल्म है। सेंटियागो मछलियाँ पकड़ने के लिए 4 रस्सियों का इस्तेमाल करता है। पहली रस्सी वो 40 फैदम्स तक लगाता है, दूसरी रस्सी 75 फैदम्स तक, थर्ड 100 फैदम्स तक और फोर्थ लाइन वो 125 फैदम्स तक लगाता है। वो तमाम रस्सियों के साथ सार्डीन मछलियों को चारे के तौर पर इस्तेमाल करता है। रस्सियाँ सेट करने के बाद उसे अचानक एक समुद्री परिंदा दिखाई देता है जो कि समुंदर में गोता लगाता है। इससे सेंटियागो को अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ ज़रूर एक डॉल्फिन मछली होगी। उसके बाद अचानक सेंटियागो को अपनी रस्सी में खिंचाव महसूस होता है, जिससे उसे अंदाज़ा हो जाता है कि उसने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ ली है, यानी किसी बहुत बड़ी मछली ने उसके एक चारे को निगल लिया है। वो मछली दरअसल मार्लिन मछली थी जो कि 18 फीट लॉन्ग थी, यानी उसकी लेंथ 18 फीट थी। सेंटियागो ने जो 100 फैदम्स वाली रस्सी लगाई थी उस चारे में वो मछली पकड़ी जाती है और ये पहले दिन की दोपहर के वक्त ही उसे पकड़ लेता है। वो उस रस्सी के साथ ज़्यादा रस्सी बांध लेता है ताकि अगर वो मछली अपनी तरफ रस्सी को खींचे तो उसके पास मज़ीद रस्सी हो ताकि उसे मैनेज कर सके। इस दौरान जब मछली बहुत ज़्यादा झटके लगाती है तो वो मेनोलिन को बहुत ज़्यादा याद करता है। वो कहता है आई विश आई हैड द बॉय, कभी वो कहता है कि आई विश आई हैड द बॉय टू हेल्प मी एंड सी दिस, और कभी वो कहता है आई विश द बॉय वॉज हियर। मार्लिन इसकी स्किफ़ यानी इसकी कश्ती को बहुत दूर ले जाती है और वो किनारे से बहुत दूर चला जाता है। जब रात का वक़्त होता है तो उसे हवाना की जो बंदरगाह है वहाँ पर रोशनियाँ दिखाई देना बंद हो जाती हैं, यानी इसका मतलब है कि अब वो साहिल से बहुत दूर चला गया है। लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारता। वो मछली को मुखातब करते हुए कहता है कि आई विल स्टे विद यू अंटिल आई एम डेड, और कभी वो कहता है एंड पेन डज़ नॉट मैटर टू अ मैन,
यानी इसका मतलब है कि वो इस मछली को बिल्कुल सही सलामत वापस ले जाने पर मुसर है। कभी वो मार्लन से बातें भी करता है, जैसा कि वो कहता है आई लव यू एंड रिस्पेक्ट यू वेरी मच बट आई विल किल यू डेड बिफोर दिस डे एंड्स। कभी वो कहता है आई विल किल हिम दो ही सेड इन ऑल हिज ग्रेटनेस एंड हिज ग्लोरी। उस आफ्टरनून से लेकर सारी रात तक मार्लन मछली साहिल की अपोजिट साइड पर उस स्किफ को खींचती रहती है और अगले दिन वो मार्लन दूसरे चारे को भी निगल लेती है। इस दौरान सेंटियागो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाता है, उसे हल्की सी नींद आ जाती है। जैसे ही उसे ऊँग आती है मार्लन बहुत बड़ा जंप लगाती है जिससे पूरी की पूरी कश्ती हिल जाती है और सेंटियागो अचानक जाग जाता है। उसके बाद दोबारा फिर मछली एक बहुत बड़ा जंप लगाती है और सेंटियागो को इल्म होता है कि उसने ज़िंदगी में इतनी बड़ी मछली पहले कभी भी नहीं पकड़ी। अब मछली चूँकि 2 चारे खा चुकी है इसलिए सेंटियागो बाकी रस्सियों को काट देता है ताकि वो उसी एक रस्सी पर कंसंट्रेट कर सके। अब उसकी ख्वाहिश है कि मछली दोबारा हवा में जंप लगाए ताकि उसके फेफड़ों में हवा भर जाए और वो पानी में ज़्यादा गहराई तक ना जा सके। उसके बाद एक समुद्री परिंदा जिसका नाम वार्बलर है वो उसकी रस्सी पर आकर बैठ जाता है, लेकिन दोबारा से मार्लन एक बहुत बड़ा जंप लगाती है जिससे वो परिंदा उड़ जाता है। मार्लन के जंप लगाने की वजह से जो रस्सी को खिंचाव आता है उस वजह से सेंटियागो का हाथ बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो जाता है। वो उस ज़ख्मी हाथ को समुंदर के पानी में डिप करता है और उसके बाद उसे धूप में सुखा लेता है। इस वक्त सेंटियागो को भूख का भी एहसास होता है। वो ट्यूना मछली काटता है और उसे खा लेता है। अब उसका हाथ बुरी तरह से क्रैम्प हो जाता है। इस दौरान वो डिमैजियो और बेसबॉल के बारे में सोचता है कि वो कल से समुद्र में आया है, उसे किसी किस्म की कोई खबर बेसबॉल और डिमैजियो के बारे में नहीं मिली। डिमैजियो और बेसबॉल के मतलब जो बातें हैं वो उसे इनकरेज करती हैं, इसलिए वो उनके बारे में बार बार सोचता है। इसके अलावा वो खुदा से भी बार बार मदद मांगता है कि वो इस मछली को बिल्कुल सही सलामत घर तक वापस ले जाए। जैसा कि जब मछली जंप नहीं लगाती तो वो कहता है गॉड लेट हिम जंप। उसके बाद जब उसका हाथ क्रैम्प हो जाता है तो वो कहता है गॉड हेल्प मी टू हैव द क्रैम्प गो। उसके बाद वो कहता है कि मैं एक रिलीजियस शख्स तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं इस मछली को बिल्कुल सही वापस ले गया तो मैं जीसस क्राइस्ट और हेल मैरी के लिए 10-10 नवाफिल अदा करूँगा और मैं वर्जन ऑफ कॉबर की ज़ियारत पर भी लाजमी जाऊँगा, ये मेरा वादा है। उसके बाद जब मछली बहुत ज़्यादा कश्ती को खींचना शुरू कर देती है तो वो जीसस क्राइस्ट से इल्तिजा करता है, जिसे होली मैरी यानी मदर ऑफ गॉड ने जन्म दिया था। वो उससे दुआ करता है कि ये मछली बहुत बड़ी है और ये मर जाए ताकि ये इस कश्ती को मज़ीद ना खींच सके। उसके बाद जब दूसरे दिन का सूरज भी ग़ुरूब हो जाता है तो वो एक हैंड गेम के बारे में सोचता है जिससे उसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, यानी बहुत ज़्यादा वो पुरजोश हो जाता है। ये हैंड गेम उसने जवानी के दौर में कासाब्लांका के एक शराब खाने में खेली थी। इसका मद्दे मुकाबिल एक निग्रो था जो कि साइनफ्यूगस का रहने वाला था। वो बहुत ही बहादुर आदमी था। ये गेम एक दिन और एक रात तक कंटिन्यू रही। एक टेबल पर चाक के साथ लाइन लगा दी गई जिस पर इन दोनों ने अपनी कोहनियाँ रख लीं और हैंड गेम की शुरुआत हो गई। इन दोनों ने एक दूसरे के हाथों को इतनी मजबूती से पकड़ लिया था कि इनके नाखनों से खून आना शुरू हो गया था। इनकी गेम को देखकर लोगों ने आपस में शर्तें लगाना भी शुरू कर दी थीं और वहाँ मिट्टी के तेल के दिए जला दिए गए जिनकी रोशनी में उस नेग्रो का साया दीवार पर बहुत बड़ा महसूस हो रहा था। ये गेम 24 घंटे तक चली। पहले 8 घंटे के लिए एक रेफरी आया, बाकी 4-4 घंटे के लिए 4 मुख्तलिफ रेफरी आए ताकि वो आसानी से आराम कर सके। सेंटियागो का जो मद्दे मुकाबल निग्रो था उसे लोग बार बार सिगरेट और रम पिला रहे थे। एक मर्तबा तो इस गेम के दौरान निग्रो ने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाकर सेंटियागो का हाथ उस टेबल से तकरीबन 3 इंच तक नीचे कर दिया था, लेकिन सेंटियागो ने इस सिचुएशन को बड़ी मुश्किल से मैनेज किया। ये मैच संडे की मॉर्निंग को स्टार्ट हुआ और मंडे मॉर्निंग को इसे ड्रॉ करना पड़ा। इसकी वजह ये थी कि लोगों ने चूँकि अपने काम पर जाना था इसलिए इस मैच को ड्रॉ करना पड़ा, लेकिन इसके साथ साथ ये वादा भी किया गया कि मौसम बहार में दोबारा से एक मैच होगा। इस मैच के बाद लोगों ने सेंटियागो को
चैम्पियन डिक्लेयर कर दिया, इसे चैम्पियन कहना शुरू कर दिया। उसके बाद भी सेंटियागो ने हैंड गेम पे कुछ मैच खेले थे। हैंड गेम को याद करने के बाद सेंटियागो में थोड़ी हिम्मत आती है और वो एक डॉल्फिन मछली को पकड़ता है, उसे काट कर खा लेता है और थोड़ी देर के लिए आराम करता है। इस आराम के दौरान उसे अफ्रीकन बीचीज़ और शेरों के ख्वाब दिखाई देते हैं, लेकिन फिर से मार्लन जंप लगाती है और उसे जगा देती है। उसके बाद तीसरे दिन मार्लन उसकी स्कीफ के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देती है, जिससे सेंटियागो को अंदाज़ा होता है कि अब ये काफ़ी थक गई है। लेकिन मार्लन के जंप से बचने के लिए वो उस रस्सी को अपनी कमर और अपने शोल्डर्स के गिर्द अच्छी तरह से लपेट लेता है। फिर वो अपना हार्पून निकालता है, उससे उस मछली को हलाक कर देता है। अगरचे वो मछली को अपना ब्रदर भी डिक्लेयर करता है, लेकिन इसके बावजूद अब उसे चूँकि उसे वापस ले जाना है, इसलिए उसे वो अपने हार्पून से मार देता है। उसके बाद वो कश्ती चलाना शुरू कर देता है। वो साथ साथ डिमैजियो के बारे में सोचता है और इस मछली की मार्केट में कीमत के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि अगर डिमैजियो मेरी जगह होता तो वो इस मछली के साथ क्या करता। मार्लन को मारने के बाद वो उसे रस्सी के साथ मजबूती से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान वो मैनोलिन को बहुत ज़्यादा याद करता है कि काश वो यहाँ होता और इस मछली को मजबूती से उसके साथ बांधने में हेल्प करता। लेकिन मार्लन के मरने के बाद उसका खून समुंदर में फैल जाता है, तो बूढ़ा बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो कहता है, इफ़ शार्क्स कम गॉड पिटी हिम एंड मी, यानी अगर शार्क्स आ गई तो ए खुदाया इस मछली पर भी रहम करना और मुझ पर भी रहम करना। लेकिन दो शार्क्स आ जाती हैं। एक शार्क उस मार्लन पर ऊपर से हमला करती है और दूसरी उसके निचले हिस्से पर हमला करती है। ऊपर वाली मछली को तो वो मार देता है, जिसका नाम मैको था। उस मैको शार्क को वो हलाक कर देता है और जो निचली मछली थी उसको भी वो मारता है, लेकिन वो मरती नहीं बल्कि वैसे ही भाग जाती है। पहली आने वाली शार्क को डेंटोसो कहता है और जब वो शार्क्स चली जाती हैं तो वो महसूस करता है कि वो मार्लन का तकरीबन 40 पाउंड्स गोश्त ले गई हैं। उसके बाद वो कहता है, बट मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, यानी इंसान शिकस्त के लिए नहीं बना। एक इंसान तबाह तो हो सकता है लेकिन शिकस्त तस्लीम नहीं कर सकता। दूसरी आने वाली शार्क को वो गैलोनोस कहता है। इन शार्क्स के जाने के बाद उसे अंदाज़ा होता है कि वो तकरीबन मार्लन का 1/4 गोश्त खा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारता। अगरचे उसका वेपन भी टूट जाता है और वो अपने नाइफ़ यानी अपने चाकू को अपना वेपन बना लेता है, उसके साथ रस्सी बांध लेता है और वो कहता है, आई विल फाइट देम अनटिल आई डाई, यानी जब तक मैं मर नहीं जाता मैं उनके साथ लड़ता रहूँगा। लेकिन मार्लन के गोश्त खाए जाने के बाद वो उसे हाफ फिश डिक्लेयर कर देता है कि अब ये मछली आधी रह गई है। उसके बाद रात हो जाती है और रात के अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। शार्क्स उस पर अटैक करती हैं। वो अपने नाइफ़ के साथ उन पर हमला करता है, लेकिन इस दौरान उसका चाकू भी टूट जाता है। फिर मज़ीद शार्क्स उस पर हमला करती हैं। वो छड़ी के साथ उन पर हमला करता है, लेकिन जब उसकी छड़ी भी टूट जाती है तो वो अपने पाँव से उन्हें ठोकरें मारकर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इस बात का इल्म हो जाता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि शार्क्स उसकी पूरी की पूरी मछली को खा चुकी हैं। जब शार्क्स उसकी पूरी की पूरी मार्लन को खा लेती हैं, उसके बाद वो हिम्मत हार जाता है और अगली सुबह वो वापस पहुंच जाता है। वो मछली के ढांचे को उतारने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो कश्ती के साथ ही बंधा रहने देता है और अपनी शैक में जाकर आराम करता है और गहरी नींद सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है तो मैनोलिन उसे ढूंढता हुआ उसकी शैक तक आ जाता है। वो उसे कॉफ़ी ऑफ़र करता है और वो सेंटियागो से मिलकर रोना शुरू कर देता है। मछेरों का एक बहुत बड़ा ग्रोह उस मार्लन के ढांचे के इर्द गिर्द जमा हो जाता है। उनमें से एक शख्स इसकी पैमाइश भी करता है और वो कहता है कि इसकी लंबाई 18 फुट है। दूसरे मछेरे भी मैनोलिन को कहते हैं कि वो सेंटियागो को बता दे कि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, उन्हें भी उसका बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। वहाँ पर कुछ टूरिस्ट भी आए होते हैं जो कि उस ढांचे को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। जब सेंटियागो बेदार होता है तो वो मछली का जो सर है वो पेड्रिको को डोनेट कर देता है ताकि वो उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल कर सके। उसके बाद मैनोलिन सेंटियागो के साथ प्रॉमिस करता है कि अब वो दोबारा हमेशा उसी की कश्ती में मछलियाँ पकड़ने जाया करेगा। लेकिन सेंटियागो चूँकि बहुत ज़्यादा थका हुआ था, वो कॉफ़ी पीने के बाद दोबारा सो जाता है और अपनी जवानी में देखे हुए अफ्रीकन बीचीज़ और शेरों के ख्वाब देखना शुरू कर देता है।
इस नावला की समरी को डिस्कस करने के बाद अब हम देखते हैं कि इस नावला में राइटर ने किस तरह से सिंबोलिज़म को यूज़ किया है। यानी इस नावला में सेंटियागो जो ओल्ड मैन है वो पूरी की पूरी इंसानियत का सिंबल है। इसका मतलब है कि इंसान इस दुनिया में तन्हा ही रहता है, उसका कोई भी साथी नहीं है और उसे तन्हा ही अपनी फ़ाइट को विन करना है और उसे अपनी डेस्टिनेशन तक तन्हा ही पहुंचना है। और जो कश्ती यानी स्किफ़ है ये ह्यूमन लाइफ का सिंबल है कि सेंटियागो अपनी कश्ती में तन्हा बैठा है। इस तरह से हर इंसान तन्हा ही अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है और अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है। और मार्लन मछली इंसान की डेस्टिनेशन यानी उसकी मंजिल का सिंबल है कि हर इंसान तन्हा अपनी ज़िंदगी में अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है। और जो मैनोलिन है यानी वो जो लड़का है वो सेंटियागो की लॉस्ट यूथ यानी उसकी गई हुई उसकी गुज़री हुई जवानी का सिंबल है और ये उसकी करेज का भी सिंबल है यानी उसकी हिम्मत का भी सिंबल है। इसके अलावा जो रस्सियाँ हैं जिसके साथ सेंटियागो ने अपनी मछली यानी मार्लन को बांधा है ये इंसान के अपनी डेस्टिनेशन के साथ कनेक्शन यानी लिंक का सिंबल है। और जो सी बर्ड्स हैं वो छोटे छोटे वाक़यात का सिंबल हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में रूनुमा हो जाते हैं और उनका कोई ख़ास मकसद नहीं होता। इसके अलावा जो शार्क्स हैं वो इंसानी ज़िंदगी में आने वाली ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स का सिंबल है। और जो सी है ये पूरी की पूरी इस कायनात इस दुनिया का सिंबल है। जिस तरह से सेंटियागो की कश्ती उस समुंदर में बिल्कुल बेवक़्त और बेहैसियत है, इसी तरह से इंसानी ज़िंदगी इस पूरी कायनात में बिल्कुल बेहैसियत और बेवक़्त है। उसके बाद जो मछली का ढांचा बच जाता है, जो स्केलेटन बच जाता है, ये इंसान की डिफ़ीट या इंसान की मॉरल विक्ट्री का सिंबल है। यानी इंसान बाज़ोकात देखने में तो शिकस्त खुर्दा हो जाता है लेकिन दर हकीकत वो मॉरल विक्ट्री यानी इखलाकी फ़तह हासिल कर लेता है। इसके अलावा जो 3 डेज़ और 3 नाइट्स सेंटियागो समुंदर में गुजारता है ये 3 डेज़ और 3 नाइट्स लाइफ के 3 पीरियड्स का सिंबल हैं यानी चाइल्डहुड, यूथ एज एंड ओल्ड एज यानी बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसके बाद जो डिमैजियो और लाइंस के जो ड्रीम है यानी शेरों के जो ख्वाब हैं ये दोनों चीज़ें भी सेंटियागो के करेज और उसके डिटर्मिनेशन का सिंबल है। इसके अलावा ये एक एलेगोरिकल नावल है। एलेगोरिकल नावल उसे कहते हैं जिसके साथ साथ एक हिडन स्टोरी भी चल रही हो। यानी इस नावल को अगर हम एलेगोरिकली देखें तो इसमें यही बयान किया गया है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में तन्हा है, उसकी ज़िंदगी की हैसियत इस कायनात में कुछ भी नहीं है और वो अपनी मंजिल के साथ जुड़ा है। लेकिन जैसे ही हर इंसान अपनी मंजिल को पाता है उसमें बहुत सारी हर्डल्स, बहुत सी रुकावटें आ जाया करती हैं। अगरचे इंसान के बहुत से हेल्पर्स भी होते हैं लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे इंसान के तमाम हेल्पर्स, तमाम हथियार मुकम्मल तौर पर नाकारा हो जाते हैं। इसके अलावा सेंटियागो को एक रिलीजियस मैन के तौर पर भी इस नावल में शो किया गया है। जैसा कि जब हम उसकी शैक को देखते हैं यानी उसकी झोंपड़ी को देखते हैं तो इसमें उसने जीसस क्राइस्ट और मैरी की तस्वीरों को आवेज़ा किया हुआ है। इसके अलावा वो बार बार समुंदर में भी खुदा से मदद मांगता है। जैसा कि वो कहता है गॉड लेट हिम जंप, यानी वो जब चाहता है कि मछली जंप लगाए तो वो खुदा से मदद मांगता है और कहता है कि ए खुदाया काश ये मछली छलांग लगाए। फिर उसके बाद वो कहता है गॉड हेल्प मी टू हैव द क्रैम्प गो, यानी जब उसका हाथ मुकम्मल तौर पर क्रैम्प हो जाता है तो वो कहता है कि ए खुदाया मेरे हाथ को ठीक कर दे। फिर उसके बाद वो कहता है कि अगरचे मैं रिलीजियस मैन नहीं हूँ लेकिन फिर भी वो यही कहता है कि मैं अगर इस मछली को मुकम्मल तौर पर आसानी से पकड़ कर ले गया तो मैं वर्जन ऑफ कॉबर की पिलग्रिमेज यानी उसकी ज़ियारत के लिए जाऊँगा। और इसके अलावा वो कहता है कि मैं फ़ादर और मैरी के लिए 10-10 नवाफिल अदा करूँगा। इसके बाद भी वो कहता है हेल मैरी फुल ऑफ ग्रेस द लॉर्ड इज़ विद दी, ब्लेस्ड आर्ट दाउ अमंग वीमेन एंड ब्लेस्ड इन द फ्रूट ऑफ दाई वॉर्म जीसस। वो कहता है कि ए मरियम अलैहिस्सलाम तुम एक बहुत ही नेमत से सरफराज औरत हो जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। और वह कहता है होली मैरी मदर ऑफ गॉड प्रे फॉर अस सिनर्स नाउ एंड एट द आवर ऑफ आवर डेथ आमीन। देन ही एडेड ब्लेस्ड वर्जिन प्रे फॉर द डेथ ऑफ दिस फिश वंडरफुल दो ही इज़। यानी जब मार्लन को वो मारना चाहता है तो वो दोबारा से
हज़रत मरियम की तारीफ़ करता है और ये दुआ करता है कि ये मछली जल्द अज जल्द मर जाए। फिर उसके बाद जब उसे शार्कों का ख़तरा महसूस होता है तब भी वो दुआ करते हुए कहता है अनलेस शार्क्स कम ही सेड अलाउड इफ़ शार्क्स कम गॉड पिटी हिम एंड मी, यानी अगर शार्क्स आ जाएं ए खुदाया इस मछली पर भी रहम करना और मुझ पर भी रहम करना। इसके अलावा जब वो अपनी शैक में लेटता है तो वो बिल्कुल उस स्टाइल में लेटता है, उसी पोजीशन में लेटता है जिस तरह से जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था, यानी वो अपने दोनों बाजू फैलाकर बिल्कुल स्ट्रेट लेटता है। उसके बाद इस नोवेला में सोलिलुकी का सब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी जो सेंटियागो है इसकी खुद कलामी हमें बार बार सुनाई देती है। जब भी वो अपनी शैक में तन्हा होता है यानी अपनी झोंपड़ी में तन्हा होता है तो वो खुद कलामी करता है। इसके अलावा जब वो अपनी स्किफ़ यानी कश्ती में सफ़र करता है तो वो बहुत ज़्यादा खुद कलामी करता है, बहुत ज़्यादा सोलिलुकी करता है। जैसा कि वो मैनोलिन के बारे में कहता है आई विश आई हैड द बॉय, फिर वो कहता है आई विश आई हैड द बॉय टू हेल्प मी एंड टू सी दिस, फिर उसके बाद वो दोबारा कहता है आई विश द बॉय वॉज हियर। उसके बाद वो अपनी करेज को बढ़ाने के लिए, अपनी हौसले को बढ़ाने के लिए भी खुद से सोलिलुकी करता है, जैसा कि वो मछली को मुखातब करते हुए कहता है आई विल स्टे विद यू अंटिल आई एम डेड। उसके बाद वो कहता है एंड पेन डज नॉट मैटर टू अ मैन। उसके बाद वो शार्क्स को एड्रेस करते हुए कहता है आई विल फाइट देम अंटिल आई डाई। फिर इसके अलावा वो कहता है एवरी डे इज़ अ न्यू डे, इट इज़ बेटर टू बी लकी बट आई वुड रादर बी एग्जैक्ट दैन व्हेन लक कम्स यू आर रेडी, यानी वो कहता है कि हर दिन एक नया दिन होता है और खुशकिस्मत होना तो एक अच्छी बात है, लेकिन असल खुशकिस्मती ये है कि जब मौका आए तो आप उसके लिए तैयार हों। उसके बाद वो कहता है बट मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, ही सेड अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, कि इंसान शिकस्त के लिए बना ही नहीं है। एक इंसान तबाह तो हो सकता है लेकिन शिकस्त तस्लीम नहीं कर सकता। इसके अलावा वो अपनी सोलिलुकी में कुछ दुआएं भी मांगता है, जैसा कि वो कहता है गॉड लेट हिम जंप। उसके बाद वो कहता है गॉड हेल्प मी टू हैव द क्रैम्प गो। उसके बाद वो कहता है आई एम नॉट रिलीजियस, ही सेड बट आई विल से 10 फादर्स एंड 10 हेल मैरी दैट आई शुड कैच दिस फिश एंड आई प्रॉमिस टू मेक अ पिलग्रिमेज टू वर्जिन ऑफ कोबर इफ़ आई कैच हिम दैट इज़ अ प्रॉमिस। उसके बाद वो कहता है हेल मैरी फुल ऑफ ग्रेस द लॉर्ड इज़ विद दी, ब्लेस्ड आर्ट दाउ अमंग वुमेन and blessed in the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Then he added, Blessed Virgin, pray for the death of this fish, wonderful though he is. उसके बाद वो कहता है Unless sharks come, he said aloud, if sharks come, God pity him and me. इसके अलावा वो मार्लन के साथ भी कुछ बातें करता है, जैसा कि वो कहता है I love you and respect you very much, but I will kill you dead before this day ends. उसके बाद वो कहता है I will kill him though he said in all his greatness and his glory. इसके अलावा वो शार्क्स के साथ भी बातें करता है, जैसा कि वो कहता है unless sharks come, he said aloud, if sharks come, God pity him and me. इसके अलावा वो शार्क्स को उनके नामों से भी पुकारता है, जैसा कि वो उन्हें कहता है मैको, डेंटोसो, गैलेनोस। इसके अलावा वो अपनी सोलिलुकी में कुछ मछलियों के नाम भी लेता है, जिससे उसके सी एक्सपीरियंस का भी पता चलता है, जैसा कि सार्डीन, अल्बाकोर, बोनिटो, शार्क, ट्यूना, डॉल्फिन। इसके अलावा उसे समुद्री परिंदों के नाम भी आते हैं, वो उनके साथ भी बातें करता है, जैसा कि वार्बलर परिंदे के साथ वो कुछ बातें करता है। इसके अलावा अगर हम सेंटियागो के ड्रीम्स का जिक्र करें तो वो ख़वातीन यानी औरतों के ख्वाब नहीं देखता, बल्कि वो लाइन्स और अफ्रीकन बीचीज़ के ख्वाब देखता है, यानी ये उसके ख्वाब भी उसे करेज और डिटर्मिनेशन देते हैं। हत्ता कि जब वो थका हारा 3 दिन और 3 रातें समुंदर में गुजारने के बाद वापस आता है और वो उस वक़्त भी ख्वाब में महज शेरों के ख्वाब ही देखता है। एंड पर अगर हम इस नोवेला के थीम्स को देखें तो इसमें यूनिटी का थीम मिलता है, जैसा कि सेंटियागो और मैनोलिन की यूनिटी का जिक्र मिलता है कि हर हाल में मैनोलिन सेंटियागो को नहीं भूलता और ना ही समुंदर में सेंटियागो कभी मैनोलिन को नज़रअंदाज करता है। इसके अलावा इस पे हेरोइज़म और करेज का थीम भी मिलता है और इसके अलावा सेल्फ़ रिस्पेक्ट का भी थीम मिलता है, जैसा कि जब मैनोलिन सेंटियागो से कहता है कि वह उधार ले ले तो वो नहीं लेता। इसके अलावा एगो और मॉरल विक्ट्री का भी थीम मिलता है कि सेंटियागो अपनी एगो को कायम रखने के लिए, अपनी अना को कायम रखने के लिए
3 दिन और 3 रातें मुसलसल फ़ाइट करता है, लेकिन एंड पर अगरचे उसे बज़ाहिर तो शिकस्त हो जाती है, लेकिन वो मॉरल विक्ट्री यानी इखलाकी फ़तह के साथ आता है, यानी जो उसके हिस्से का काम है वो उसे मुकम्मल तौर पर निभा कर आता है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।